नमस्कार, स्वागत है आप सभी को पॉलिटिक्स का फर्स्ट सेशन में। और मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिक्स का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है संघीय मंत्री परिषद। तो आइए देखते हैं कि संघीय मंत्री परिषद क्या होता है और इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं संघीय मंत्री परिषद क्या होता है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि संघीय मंत्री परिषद में राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होता है। क्या? संघीय मंत्री परिषद में राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन भारत का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन? भारत का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि संघीय मंत्री परिषद में राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख है, यानी ये एक संविधान के तौर पे भारत का प्रमुख है, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कहा गया है, यानी आर्टिकल 53 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका क्या होता है? तो जो विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों और नीतियों को लागू करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। ऐसे सरकार का 3 अंग होता है। सरकार का कुल कितने अंग होता है? तो सरकार का 3 अंग होता है। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो कार्यपालिका क्या होता है? तो जानिए कि कार्यपालिका होता है जो विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों और नीतियों को लागू करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। सरकार का ऐसे मुख्य रूप से 3 अंग होता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका होता है जो विधियों का निर्माण करता है, कार्यपालिका में आप लोगों को बताई, और न्यायपालिका होता है जो अगर विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों को कोई फॉलो नहीं करता, उसके नियम को उल्लंघन करता है, तो उसे न्याय दिलाने वाला न्यायपालिका होता है। ऐसे भी हमारे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को संघीय मंत्री परिषद की बात कर रही हूँ, तो ये सब आगे की बात है। और तो क्या संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो क्या राष्ट्रपति अकेले ही शासन का बौखलाहट संभालेंगे? तो नहीं। एक और अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। कौन? मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि आर्टिकल 53 में बोला गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और आर्टिकल 74 में बोला गया है कि ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो हम लोग जाने कि संघीय मंत्री परिषद के बारे में ये एक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग जानेंगे कि ये मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है, यानी मंत्री परिषद क्या होता है। तो तब तक आप इसे नोट कीजिए। अब हम लोग एक टॉपिक को जानेंगे कि मंत्री परिषद का गठन, यानी मंत्री परिषद का गठन में क्या होता है। तो जानिए कि मंत्री परिषद होता क्या है। तो प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्रियों का समूह होता है वो सभी मंत्री परिषद में आता है। तो प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कौन कौन से मंत्री होते हैं? तो प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री में जो पूरे देश स्तर के यानी पूरे राष्ट्र के स्तर पे काम करता है उसे कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। जैसे कैबिनेट मंत्री में विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब कैबिनेट मंत्री के
कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। और प्लस क्या मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि मंत्री परिषद क्या होता है, तो प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सभी को समूह को क्या बोला जाता है, मंत्री परिषद बोला जाता है। तो कैबिनेट मंत्री के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दी। अब जानिए कि मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होता है। मंत्री परिषद की नियुक्ति यानी इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है, तो आर्टिकल 75 का 1 यानी अनुच्छेद 75 के 1 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य जितने भी मंत्री हैं उसका नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे करेगा। इसमें आर्टिकल 75 के 1 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन और जितने भी मंत्री हैं उसका नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। तो राष्ट्रपति औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऐसे संसद के सदन में जिस सदन का वोट अधिकतम होता है उसी सदन के लोगों को उसी सदन के एक लोग को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ऐसे औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये आर्टिकल 75 के 1 में बताया गया था। और एक नोट की बातें हैं कि विधायिका और कार्यपालिका कौन कौन विधायिका और कार्यपालिका दोनों का हेड प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? विधायिका और कार्यपालिका दोनों का हेड प्रधानमंत्री होते हैं। ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि ये लोकतंत्रात्मक शासन में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों का प्रधानमंत्री होता है। तो इसे नोट कीजिए। अब हम लोग आते हैं मंत्रियों की अहर्ताएँ क्या होता है, यानी मंत्रियों की क्वालिफिकेशंस क्या होती है, यानी योग्यता। इसे मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसके पास। तो आर्टिकल 75 का 5 यानी अनुच्छेद 75 के 5 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। क्या? और आर्टिकल 75 के 5 में यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वो संसद का किसी सदन का सदस्य हो। संसद कहने का अर्थ है संसद का 3 अंग होता है। कौन कौन? लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। मैं आप लोगों को यहाँ पे सदन बोल रही हूँ, तो सदन मीन्स होता है ये सभा यानी राज्यसभा और लोकसभा। ये राष्ट्रपति दोनों सदन, ये सदन नहीं है, ये राष्ट्रपति ये सदन का कोई सदस्य नहीं होता है, बल्कि ये एक प्रमुख होते हैं। तो लोकसभा को बोला जाता है निम्न स्तर के सदन और राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही थी कि आर्टिकल 75 के 5 में यह प्रावधान किया गया कि संसद ये मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। लेकिन यहाँ पे ये भी लिमिट है कि अगर वो मंत्री परिषद का सदस्य बन गया तो उसे 6 महीने के अंदर ही संसद के किसी सदन यानी लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, नहीं तो ये अपने पद से मुक्त हो सकता है। तो ये आर्टिकल 75 के 5 में यह प्रावधान किया गया था।
अब जानते हैं कि मंत्री परिषद, अब जानेंगे मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण, यानी मंत्री बनने से पहले वो राष्ट्रपति के पास शपथ लेता है। कौन? मंत्री परिषद का जो सदस्य होता है वो अपने पद पे जाने से पहले राष्ट्रपति के पास शपथ लेता है। और कितने में? अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में वो शपथ लेता है। यानी ये मंत्रियों को शपथ ग्रहण करने का प्रावधान अनुसूची 3 में लिया गया और इसके अनुसार ही वह शपथ लेता है राष्ट्रपति के पास कि वो अपने पद की गोपनीयता और वो अपने पद का काम अच्छे से पूरा करेगा। तो ये अनुसूची 3 के अंतर्गत वो शपथ लेता है। अब जानेंगे मंत्री परिषद का कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों की होती है। कितने वर्ष? 5 वर्ष का होता है। लेकिन मंत्री परिषद कार्यकाल पूरा होने से पहले भी अपने पद से मुक्त हो सकता है अगर वो किसी कदाचार का दोषी या फिर वो उस लायक नहीं हो, या फिर अगर उसे पद पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो ये प्रधानमंत्री के पास त्याग पत्र देकर ये कार्यकाल पूरा होने से पहले वो ये अपने पद से मुक्त हो सकता है। अब जानेंगे मंत्री परिषद के आकार, कि मंत्री परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। मंत्री परिषद के आकार में जानेंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि 91 संविधान संशोधन, कब? 91 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। मंत्री परिषद का आकार में बता रही हूँ कि 91 संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। और किस में? अनुच्छेद 75 के 1 के क में ये मंत्री परिषद के आकार में 91 संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत अनुच्छेद 75 के 1 के का में ये प्रावधान किया गया कि ये प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद की कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा और राज्य में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का मात्र 15% होगा। यानी 15% से अधिक मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होगा। तो ये मंत्री परिषद के आकार में था। तो आज का पॉलिटिक्स का मेरा फर्स्ट सेशन था और ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मंत्री कितने प्रकार के होता है और कौन कौन मंत्री होते हैं और कौन कौन मंत्री में क्या क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। तो आप लोग देख कर बताइए कि मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो है क्या आप लोग को वो सीख देती है। अगर सीख देती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अदर के पास शेयर करना ना भूलें। तो तब तक के लिए थैंक्स।